हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारत में जो मगध की गद्दी पर ब्राह्मण साम्राज्य के सबसे पहले नींव उजाला था, तो वह पुष्यमित्र शुंग ने डाला। और चूंकि ब्राह्मण साम्राज्य का नींव उजाला था पुष्यमित्र शुंग ने, और इसी ने अपने नाम पर एक शुंग वंश की स्थापना किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि ब्राह्मण साम्राज्य, तो पाटलिपुत्र पर 4 ब्राह्मण साम्राज्यों की नींव पड़ी, जिसमें पहला साम्राज्य का नींव पड़ा पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया गया। इसके बाद कर्ण द्वारा क्या होगी, कर्ण वंश की स्थापना किया गया। कर्ण वंश भी जो था वह ब्राह्मण साम्राज्य था। इसके बाद आपके आगे आता है सिमुक द्वारा आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की जाता है, जो कि यह भी ब्राह्मण साम्राज्य ही था। और लास्ट वाला ब्राह्मण साम्राज्य आपका आता है चेदी राजवंश, जो कि कलिंग पर शासन किया। यह भी जो था ब्राह्मण साम्राज्य ही था। अब बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना क्यों किया। तो आपको बता दें कि बात और घटना तब की होती है जब पाटलिपुत्र यानी कि मगध पर राज करने वाला अशोक होता है, और अशोक पूरे विश्व स्तर पर 84,000 से ज्यादा स्तूपों का निर्माण करवाता है, और पूरे विश्व में और पूरे भारत में क्या करता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उग्र हो जाता है। जिसको देखते हुए उसका उत्तराधिकारी जब होता है, जब अशोक प्रचार करने लगता है, तो पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण राजवंश से था, वह देखता है तो थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि हिंदुत्व धर्म और सनातन धर्म संस्कृति को डुबा रहा था अशोक। लेकिन जब अशोक का उत्तराधिकारी बृहद्रथ था, तो जब बृहद्रथ हुआ तो बृहद्रथ का सेनापति जो था पुष्यमित्र शुंग था, और जब तक अशोक जीवित था तब तक उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा पाया। लेकिन जैसे ही अशोक मरा और उसके मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी बृहद्रथ हुआ, तो बृहद्रथ का जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, उसने क्या किया कि बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में कर दिया। ध्यान रखिएगा, बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया, जो कि मगध का और मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को माना जाता है, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दिया गया। और पुष्यमित्र शुंग ने इसलिए किया क्योंकि वे लोग जो बौद्ध धर्म के प्रचार बहुत ज्यादा कर रहे थे। अब देखते हैं कि उसने पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि जैसे ही 185 ईसा पूर्व में हत्या किया बृहद्रथ का, तो मगध की गद्दी पर एक नए वंश जिसे शुंग वंश कहा गया, शुंग वंश की नींव डाली। और शुंग वंश की नींव डाली किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने। तो शुंग वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग। देखिए, हम ब्राह्मण साम्राज्य में पढ़ रहे हैं, जिसमें 4 वंश पढ़ेंगे। तो पहला वंश आता है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग होते हैं। अब क्या होते हैं कि शुंगों ने यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया, जबकि मौर्य कालीन में हमारी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, लेकिन शुंग वंश ने क्या राजधानी बनाया, विदिशा। अब एक आगे आते हैं कि इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। चूंकि मिनांडर जो था इंडो यूनानी था, ठीक ना, माने यूनान से आने वाला शासक था, जो कि बहुत जबरदस्त और सैन्य विद्रोह में अग्रणी था, यानी कि बहुत मजबूत शासक था। उस मजबूत शासक को हराता है पुष्यमित्र शुंग, और जब पुष्यमित्र शुंग उसको हरा देता है, तो इसी से पुष्यमित्र शुंग को अच्छे प्रशासक के रूप में माना जाता है, अच्छे राजा के रूप में माना जाता है, अच्छे शासक के रूप में माना जाता है। अब चूंकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार अशोक ने पूर्ण रूप से कर दिया, जिसके कारण वैष्णव धर्म थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो वैष्णव धर्म को बढ़ावा देने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने लगातार 2 अश्वमेध यज्ञ पतंजलि के द्वारा कराया। ध्यान रखिएगा, वैष्णव धर्म को प्रचार प्रसार के लिए पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि 2 लगातार अश्वमेध यज्ञ कराया, और वो भी किसके द्वारा, तो अपने पुरोहित पतंजलि के द्वारा। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि पतंजलि किसके पुरोहित थे, तो पतंजलि जो पुरोहित थे तो पुष्यमित्र शुंग के थे। अब देखते हैं कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने किया एवं मगध पर कर्ण वंश की स्थापना की। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कर्ण वंश के संस्थापक कौन था, तो वासुदेव। ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं कि कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। ध्यान रखिएगा, कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ, जिसकी हत्या 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दिया। इस बात को ध्यान रखना है। मात्र 13 वर्ष ही कर्ण वंश चला। 73 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना हुआ, और 60 ईसा पूर्व में इसका अंतिम राजा की हत्या कर दिया जाता है सिमुक द्वारा। ध्यान रखें, और सुशर्मा की हत्या किया जाता है। अब इसमें आगे पढ़ते हैं हम लोग कि जैसे ही सिमुक कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करता है,
तो अब यह क्या करता है कि एक नए ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना करता है आंध्र सातवाहन। ध्यान रखिएगा, तो आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो सिमुक। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। इसका दो नाम है, या तो सातवाहन वंश करिए या आंध्र सातवाहन वंश करिए। और आंध्र सातवाहन वंश बेसिक रूप से महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ साम्राज्य था। एक तरफ गोदावरी नदी आती थी और एक तरफ कावेरी नदी के मिलन स्थल पर क्या हुआ था कि आंध्र सातवाहन वंश का साम्राज्य विस्तृत था। अब इन्होंने राजधानी कहां बनाया सातवाहनों ने, तो प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है गोदावरी नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा, तो आंध्र सातवाहनों की राजधानी हमेशा पूछता है कहां बनाया, तो प्रतिष्ठान में। और आंध्र सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी वह प्राकृत थी, और लिपि पूछेगा तो देवनागरी थी, ना ब्राह्मी लिपि थी। इस बात को ध्यान रखना है। तो आंध्र सातवाहन वंशों की भाषा जो थी, किस राजभाषा क्या थी, तो प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मणी थी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने ही शुरू किया। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किस राजवंश ने शुरू किया, तो आंध्र सातवाहन ने। तो यहाँ पर लिखा है कि आंध्र सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन आता है कि सातवाहन वंश उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु का इन्होंने काम किया। यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को ज्वाइंट करने का काम, सेतु काम करने का किसने किया, किस राजवंश ने, तो आंध्र सातवाहन ने। अब देखते हैं कि आंध्र सातवाहन ने सोने के, चांदी के, पीतल के, कांस्य के और शीशे के सिक्के बहुत भारी मात्रा में जारी किए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सबसे अधिक सिक्का किसी का बनाया, तो शीशे की बनाया। ध्यान रखना है, आंध्र सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक सिक्के किस धातु के जारी किए, तो शीशे के। इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि शीशे की सर्वाधिक सिक्के जारी करने वाले किस राजवंश ने जारी किया, तो आंध्र सातवाहन राजवंश ने। दोबारा बोल रहा हूं, शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी करने वाला राजवंश का नाम है आंध्र सातवाहन राजवंश। और आपको बता दें कि शीशे का सिक्का जब जारी किया जाता था, तो जिस शीशा से सिक्का जारी किया जाता था, उस शीशे को रोम से मंगाया जाता था। ध्यान रखिएगा, रोम से। यानी कि आंध्र सातवाहन वंश ने सर्वाधिक मात्रा में शीशा का सिक्का जारी किया, लेकिन वह शीशा कहां से मंगाते थे, तो रोम साम्राज्य से मंगाया करते थे। अब यहां पर देखते हैं कि मगध पर एक नए ब्राह्मण राजवंश का उत्पत्ति होती है। देखिए, जिसका नाम है चेदी राजवंश। कोष्ठ में लिखे हैं कलिंग। चूंकि अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग आजाद हो चुका था, तो उसी कलिंग पर नए राजवंश की नींव डाला जाता है। और किसके द्वारा, तो यहाँ पर लिखा गया कि अशोक की मृत्यु के बाद संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इस राजवंश का उदय हुआ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ईसा पूर्व होना चाहिए, प्रथम शताब्दी में ईसा पूर्व में, मैं बीसी लिख दे रहा हूँ, इस राजवंश का उदय हुआ। यानी कि चेदी राजवंश जो कि कलिंग में पड़ता है, वह अशोक की मृत्यु के बाद संभवतः प्रथम शताब्दी में ईसा पूर्व में इस राजवंश का उदय हुआ। अब चेदी राजवंश कलिंग की स्थापना तो हो गया, लेकिन इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख से किस राजवंश की प्राप्ति होती है, तो चेदी राजवंश से। खारवेल इस राजवंश का प्रतापी राजा था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। यानी कि चेदी राजवंश कलिंग का जो सबसे प्रतापी राजा था वह खारवेल था, और किस धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को। उम्मीद करता हूं कि ब्राह्मण साम्राज्य से सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।